नमस्कार, हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता नियम का चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण। इस पूरी वीडियो के द्वारा हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है। ये जो दो चित्र दिखा रखे हैं हमको ए और आ, एक में शरबत का गिलास एक्स एक्स पे ले रखा है और सीमांत उपयोगिता वाई एक्स पे ले रखा है। दूसरे में चपातियों का एग्जाम्पल दिया है और उसको सीमांत उपयोगिता वाई एक्स पर लिए हम इसका आपको विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि सीमांत उपयोगिता नियम वास्तव में है क्या। हम कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के विवेचन में पिछले वीडियोज में हमने डबल रोटी का उदाहरण दिया था, जिसमें दो कॉलम दे रखे थे, एक और तीन, और इसमें दो चित्र बनाए थे ए और आ। उसे हम यहाँ पर आपको दोहराएंगे नहीं। और उसमें हमने बताया था कि एक डबल रोटी से 12 इकाइयाँ, मैं आपको बता दूँ उसका सारणी। उसमें हमने आपको बताया था कि एक डबल रोटी से 12 इकाइयों की सीमांत उपयोगिता मिलती है, दूसरे से 8 की, तीसरे से 6, और इस प्रकार घटती हुई छठी इकाई पर शून्य हो जाती है और सातवीं इकाई पर ऋणात्मक हो जाती है। प्रथम दृष्टया सीमांत उपयोगिता की घटती हुई प्रवृत्ति शुरू से ही लागू मानी गई है। हम चाहे तो शुरू से ही घटा सकते हैं, एक सीमा से घटा भी सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अंत में सीमांत उपयोगिता घटती हुई होगी। शुरू में एक या दो या तीन या चार रोटी तक उसको बढ़ा दो, फिर इसको स्तर कर दो, फिर घटा दो। कैसे चाहे हम डायग्राम बना सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि पहली रोटी की तुलना में दूसरी रोटी से सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिलती है और तीसरे से थोड़ी ज़्यादा मिलती है। एक सीमा के बाद में सीमांत उपयोगिता नियम घटता हुआ ही होगा। कर सकते हैं लेकिन डायग्राम में, लेकिन नहीं करते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इसको घटाते हैं। तो हम इस वीडियो के द्वारा आपको यह आकर्षित बताएंगे और ये ध्यान दिलाएंगे कि कुछ वस्तुओं के उपभोग की सीमांत उपयोगिता बहुत तेजी से घटती है। जैसे कि ये दो चित्र बना रखे हैं आपके हमने, शरबत का गिलास और चपातियाँ। चपातियाँ शरबत के गिलास की सीमांत उपयोगिता तेजी से घटती है और चपाती की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती है। हम कह सकते हैं कि एकदम से नीचे गिरती है, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए वह धीरे धीरे घटती है। प्रथम स्थिति में सीमांत उपयोगिता वक्र की आकृति की स्थिति दूसरी से भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर प्रथम स्थिति के लिए हम शरबत के गिलास ले सकते हैं और द्वितीय स्थिति के लिए हमने चपातियों का उपभोग लिया है चित्रों में। ये मानना अस्वाभाविक नहीं है कि एक उपभोक्ता संभवतः शरबत के 2 गिलास पीता है, पूर्णतः तृप्त हो जाता है और तीसरी गिलास से उसे सीमांत उपयोगिता शून्य या घटती हुई मिल जाती है। इसके विपरीत एक मनुष्य 10 चपातियाँ खाने वाला व्यक्ति के लिए सीमांत उपयोगिता पहली, दूसरी, तीसरी से धीरे धीरे घटेगी। और हमने इन डायग्राम के द्वारा यही समझाने की इसमें कोशिश की है। यानी आपने पहला शरबत का गिलास, पहले शरबत से 20 इकाई के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरे से 10 और तीसरे से आते आते 0 यानी 2 के बाद में उसका पेट भर जाता है। इस वजह से फिर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। चपातियों में 0 होती ही नहीं है। 10 चपाती खाने के बाद उसकी सीमांत उपयोगिता 2 या 3 इकाई रह जाती है। यानी 10 के बाद में 10 या 15 खाएगा जब उसकी सीमांत उपयोगिता 0 पर आएगी। तो चित्र 3A में शरबत के तीसरे गिलास का सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, जबकि चित्र 3A में 10 चपातियों पर भी पहुँचने होने पर भी सीमांत उपयोगिता 0 उसकी नहीं हुई। हालांकि ये 0 की तरफ लगातार बढ़ती चली जाती है, उसके पास आती हुई चली जाती है। प्रथम वक्र का ढाल द्वितीय वक्र के ढाल से काफ़ी ज़्यादा है, जो दोनों स्थितियों के अंतर को बताता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस नियम के लागू होने के 2 कारण बताए। नंबर 1, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स। पहला कारण, एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु पूर्णतः नहीं बदली जा सकती, इसलिए एक वस्तु का उपभोग का बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। मान लीजिए डबल रोटी और मक्खन के उपभोग में हम डबल रोटी की मात्रा स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा बढ़ाते हैं। इस दशा में मक्खन के उत्तरोत्तर अधिक मात्रा से सीमांत उपयोगिता घटती हुई ही मिलेगी, क्योंकि डबल रोटी की मात्रा स्थिर है। हो सकता है कि एक सीमा के बाद मक्खन लगाने के लिए डबल रोटी ही न रह जाए, अतः एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, जिससे
एक वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती हुई मात्रा में मिलती है। दूसरा, विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया जा चुका है कि बताया जा चुका है इस वीडियो द्वारा कि एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम एक सीमा तक ही नमक खा सकते हैं। एक बिंदु के बाद नमक का उपभोग बंद करना हो तो अतः प्रत्येक वस्तु के उपभोग के दौरान एक संतुष्टि बिंदु अवश्य आ जाता है। उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो दो कारण बताए प्रोफेसर बोल्डिंग ने, बहुत ही अच्छे कारण बताए। नंबर एक, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न होती है और विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो जाती है। स्थानापन्न का मतलब एक वस्तु को दूसरी जगह यूज करना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह यूज करना स्थानापन्न कहलाती है। और कोई सी भी दो वस्तुएं ऐसी नहीं है जिनको आपस में एक दूसरे की, क्या चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन चाय की जगह कॉफ़ी पूर्णतया नहीं, कि कॉफ़ी अपनी जगह होती है और चाय अपनी जगह होती है। हम पढ़ेंगे अब इस नियम के अपवाद। इस नियम के तथाकथित अपवाद क्या क्या है। नियम को प्रस्तुत करने पर इसका कोई वास्तविक अपवाद नहीं रह जाता, ढंग से प्रस्तुत कर दे तो। लेकिन इसे समझने में भूल करने के लिए अपवाद निम्न अपवाद बताए गए हैं जो सही नहीं है। हमने जो इस विभिन्न किस्म के भ्रमात्मक अपवादों का उल्लेख करके उसका निराकरण भी करेंगे। पहला अपवाद है संगीत का अपवाद। प्राय यह कहा जाता है कि दूसरी बार मधुर संगीत को सुनने में पहले की अपेक्षा अधिक उपयुक्तता मिलती है, लेकिन ऐसा उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होने से ही हो सकता है जिसे हमने स्तर माना है। फिर एक ही संगीत को कई बार सुनने में एक सीमा के बाद में उसकी उसी सीमांत उपयोगिता उसकी नहीं बढ़ती। एक सीमा के बाद में उसकी उपयोगिता नहीं बढ़ती। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे सिनेमा के नित्य नए गाने आते रहते हैं और धीरे धीरे पुराने भी पढ़ते जाते हैं, इसलिए संगीत को सुनने से भी घटती हुई उपयोगिता ही मिलती है। इसके अलावा एक या दो बार के लिए बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता की गुंजाइश तो नियम में मानी गई है, इसे नियम गलत प्रमाणित नहीं होता। नंबर दूसरा, इकाई के छोटे होने से संबंधित अपवाद। पहले बताया जा चुका है कि बहुत अपर्याप्त या बहुत छोटी इकाइयों कि उत्तरोत्तर उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता का बढ़ना इस नियम को गलत सिद्ध नहीं करता। व्यवहारिक बात तो यह है कि शुरू से ही इकाई ऐसी होनी चाहिए जो एक विशेष आवश्यकता की तीव्रता को कम कर सके। प्यासों के एक एक बूंद पानी देना व अंगीठी में एक एक कोयला डालना आदि दृष्टांत निरर्थक व अव्यवहारिक नियम है, अव्यवहारिक किस्म के हैं। अतः उपभोग की इकाई ठीक ठीक प्रकार की होनी चाहिए, अन्यथा इस नियम के लागू होने से विलंब हो सकता है। टिकट के संग्रह से संबंधित अपवाद। कहा जाता है कि टिकट संग्रहकर्ता को प्रत्येक अगले टिकट से अधिक उपयोगिता मिलती है, लेकिन यदि कोई अगला टिकट उसके पूर्व संग्रह शामिल किसी टिकट से मिलता जुलता है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उसकी उपयोगिता वैसे ही घटेगी। यदि प्रत्येक टिकट भिन्न किस्म का है तो उसे भिन्न वस्तु मान लेना होगा, अतः यह नियम का झूठा अपवाद है। टेलीफोन संबंधी अपवाद। यदि एक व्यक्ति अपने टेलीफोन पर 100 व्यक्तियों से बातें कर सकता है और अब शहर में अन्य अधिक टेलीफोन लग जाने से मान लीजिए वह 200 व्यक्तियों से बात कर सकता है, तो उपयोगिता नियम भंग नहीं हो जाएगा। नियम तो केवल यह है कि दूसरे टेलीफोन की उपयोगिता पहले टेलीफोन से कम होगी। यदि इसी व्यक्ति के पास एक टेलीफोन के स्थान पर 2 टेलीफोन की सुविधा हो जाती है तो दूसरे टेलीफोन की उपयोगिता पहले से कम होगी, अतः यह भी नियम का सच्चा अपवाद नहीं है। और लास्ट में कंजूस का दृष्टांत। कहा जाता है कि एक कंजूस को अपनी अधिकाधिक मुद्रा से बढ़ती हुई उपयोगिता मिलती है। यहाँ भी मानसिक स्थिति का सवाल आ जाता है और यह एक असामान्य दशा का मामला है। कंजूस की मानसिक दशा सामान्य किस्म की नहीं होती। उपयुक्त विवेचन से उपयुक्त वीडियो के द्वारा हमने आपको बताने की कोशिश की कि सीमांत उपयोगिता नियम का कोई सच्चा अपवाद नहीं है, लेकिन इस नियम को अधिक वैज्ञानिक व अधिक सही रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियम के संबंध में वैकल्पिक मत। कौन कौन से वैकल्पिक मत है। नंबर 1, गोसेन ने सीमांत उपयोगिता नियम का जो रूप प्रस्तुत किया उसमें 3 कमियां बताई थी। नंबर 1, इसे उपभोग का समय दिया हुआ माना गया है। वापिस दोहराता हूँ, इसमें उपभोग का समय दिया हुआ माना गया है। नंबर 2, इसमें आवश्यकता की तृप्तता पर ध्यान दिया गया है। नंबर 3, मनुष्य की उपभोग करने की क्षमता को सीमित माना गया है, जिससे इस नियम के लागू होने का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिलता। इन तर्क संबंधी कठिनाइयों के कारण कार्ल मेंजर आदि ने इस नियम का दूसरे ढंग से व्यक्त किया,
जिसकी मुख्य बात इस प्रकार है। नंबर 1, उपभोक्ता के लिए उसके उपभोग की एक अवधि होती है जिसमें वो अपनी पसंद के अनुसार उपभोग की एक योजना बनाता है। उपभोक्ता के साधन सीमित होते हैं और उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कै ख ग और गह वस्तुएं एवं उससे 10 रुपये व्यय करने हैं तो वो 2 रुपये प्रति इकाई हो, और यह विवेकपूर्ण व्यवहार करता है तो कै की एक इकाई खरीदने के बाद वह ख ग और घ की इकाई को लेना चाहेगा, और फिर कै की एक इकाई खरीदने के बाद में और कै की एक इकाई खरीदने के बाद में ख ग और घ की इकाई लेना चाहेगा। कै ख ग के लेने के बाद में घ और घ की लेना चाहेगा, और पैसे बच जाएंगे तो लास्ट की इकाई को लेना चाहेगा। इससे ये प्रकट होता है कि कै की दूसरी इकाई की उपयोगिता कै की पहली इकाई की अवश्य ही कम होगी। इस रूप में नियम को प्रस्तुत करने पर यह काफ़ी समयावधि में भी लागू हो जाता है। यह वैकल्पिक रूप अधिक वैज्ञानिक माना गया है।